हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो ये फिजिक्स है ना। फिजिक्स का ये चैप्टर लेसन हम कहें तो बाई लेसन हम लोग चलेंगे। तो लेसन नंबर 1 हम कहें तो एक तरीके से एक परिचय सामान्य भौतिकी के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, है ना। 50-50 क्वेश्चन से, तो इसमें 3 पार्ट बनेंगे और बाई चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना, छोटे से लेकर बड़े तक, है ना। आप इसमें अभी देखेंगे किस किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और इंडिया वगैरह है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, यूपीएससी यूपीसीएस और छोटे सभी एग्ज़ाम में भी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो इसका तो सिंपल सा सभी लोग जानते हैं। जैसे मोड़ है तो कोई भी व्यक्ति हो या वाहन हो इधर की ओर मुड़ता है ना, झुकता है। एक्चुअली फोर व्हीलर में महसूस नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें अभिकेंद्र बल दे ही दिया जाता है रोड में ही। और बाकी में क्या है, साइकिल बाइक वगैरह चलाते समय यानी केंद्र की ओर ही झुकता है आदमी। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण हो जाएगा अभिकेंद्र बल बनाने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। साइकिल की ओर आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार केंद्र बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही, ठीक है। और यहाँ ये कह रहा है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र पर बना रहे। तो यानी वो गुरुत्वाकर्षण ही यहाँ पे यानी अभिकेंद्र बल ही कह रहा है, ठीक है। और देखते हैं, फिलहाल ये सही है, आगे देख लेते हैं। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। नहीं, ये नहीं है। वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके। नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा ही हो जाएगा। और ये आरआरबी बेंगलोर एएसएम में आया था स्टेशन मास्टर में, और थोड़ा सा जो है अभी अपडेटेड नहीं है, नहीं तो ये भी थोड़ी सी जो है जो पुराने एग्जाम में आए होंगे वही दे रहा है इसमें। तो पहले जो है वैकेंसी के नाम पे ही हुआ करता था, अब तो सीधा बस ये है कि आप कौन सा एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, तो उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती है। किस में आंतरिक ऊर्जा होता ही नहीं है। तो आंतरिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा नहीं होता है। आगे देखते हैं, घूर्णन में भी आंतरिक ऊर्जा होगी, घूर्णन कर रही होगी तो। कंपन में भी आंतरिक ऊर्जा होती है, किसी बिंदु से ही ओजिंग रख के कंपन होता है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न ऊर्जा में भी यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा अवेलेबल होती है ना। और अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये याद रख लेंगे, पूछता है। ये देखिए पीसीएस में मेंस के लिए दे रखा था। चलिए आगे, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही हैं, ओके। फिर ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना अधिक है। ट्रक का भार 10 गुना अधिक है, उनके गतिज ऊर्जा के अनुपात क्या है। देखिए गतिज ऊर्जा का सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। अब अनुपात पूछा है तो मान लीजिए यहाँ पे ऊपर ट्रक है तो ट्रक बटे क्या है, कार है, कार का भी वही होगा, हाफ mv²। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसमें अंतर क्या है। बोला है भार, ठीक है, भार, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना है, अर्थात ये जो है ना, इसका m जो है 10 m हो जाएगा अगर ये सिर्फ m है तो। हाफ से आप कट गया, चूँकि वेग में कोई अंतर नहीं, अगर वेग में अंतर देता 10 गुना का तो ये फिर आंसर आ जाता 100:1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है।
लेकिन अब ये वेग भी सेम है तो कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 m हो जाएगा, ठीक है, 10 m। तो m से m भी कट गया तो बचा क्या, 10:1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10:1। ये ध्यान देंगे, 1:10 नहीं, जिसका बोला है उसी हिसाब से पहले आएगा। तो करेक्ट आंसर चौथा है। तो बढ़िया है, ये ध्यान देंगे, यदि वो बेग का गुना करे या उससे रिलेट करके करे तो हमें ध्यान देना है कि स्क्वायर करना होता है, ठीक है। आगे क्या है भाई, एक तांबे की डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे की डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास क्या होगा, वही बना रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और या अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। तो उसमें क्या होगा, तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा डिस्क है ना, इस टाइप का कुछ बना रहा है वो, और इसमें मान लीजिए छिद्र ऐसा एक वो होता है ना, जैसे कम्पैक्ट डिस्क होती है कैसेट टाइप का, अगर उस टाइप का है तो उसमें क्या है, गोलाकार छिद्र हो रखा है, और जब उसको गर्म करेंगे तो छिद्र का व्यास क्या होगा, जब गर्म करेंगे तो व्यास जो है, ये वाला व्यास ये घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जितने भी गर्म करने पर कोई भी पदार्थ हो उनके अंतरा आणविक अवकाश बल बढ़ने लगते हैं, तो यानी कि वो उनकी जो व्यास बढ़ने लगता है, तो ये इधर भी बढ़ ही रहा होगा और अंदर की ओर भी बढ़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, छिद्र घट जाएगा, ठीक है, छिद्र बढ़ेगा नहीं। तो उस मेटल में क्या होगा, प्रसार होने लगेगा, सब इधर उधर बढ़ने लगेंगे, है ना। जैसे गर्मियों के दिन में रेलवे लाइन में जो गैप छोड़ा जाता है वो लगभग गैप जो है फिल हो जाता है, तो उसका भी यही कारण है, क्योंकि क्या होते हैं, प्रसार होने लगता है धातुओं का गर्मी की वजह से, या जब गर्म करेंगे या गर्मी हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे क्या भैया, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है, जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत था, है ना, कि कोई भी वस्तु जितना प्रेशर वो पानी पे लगाती है, पानी भी उतना ही प्रेशर उस वस्तु पर लगाएगी, है ना। बनावट सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ पे, एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली है, ये क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज, है ना। तो अब आप बाकी न्यूटन के तो बहुत, न्यूटन मतलब फिजिक्स मतलब सब न्यूटन ही न्यूटन, है ना। पास्कल ने दाब का दिया था, तो आइंस्टाइन ने दिया था E=mc², है ना। तो आमतौर पर अविनाशिता का नियम भी कह सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हम लोग। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल की बूंद आप डालेंगे और वो पानी में फैल जाएगा, ऐसा क्यों होगा। तो इसका सीधा सा मतलब होता है ना, जो उसका तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम है पानी की सापेक्ष। इसमें ऐसा कुछ देखिए, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक है, नहीं अधिक नहीं होगा, पानी के सापेक्ष कम होगा। जल का पृष्ठ तनाव अधिक है, हाँ अधिक है। तेल की श्यानता अधिक है, जल की श्यानता, यहाँ पे यही करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि तेल का पृष्ठ तनाव कम है अपेक्षाकृत जल के, तब भी वही बात थी, यह वही लिखा है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक है। पृष्ठ तनाव मतलब एक तरीके से हम कहें तो स्टेबल रहने की क्वालिटी किसी भी चीज़ में। तो ये बूंद आप यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो है पृष्ठ तनाव ज़्यादा बढ़िया है नहीं, ये बेचारा फैल जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, एमटीएस में आया था। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। यहाँ बहुत ध्यान से आप देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा समान वेग और परिवर्तित त्वरण। इसमें देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। वृत्ताकार पथ है, उसके चारों ओर क्या है, पिंड गति कर रही है, तो उसमें जो वेग है वो क्या है, सेम हो जाएगा, और त्वरण क्या होगा, वो बदलता रहेगा, ठीक है, त्वरण बदलता रहेगा। इसको आप ना हो तो रट लीजिए, ठीक है।
और अगर फार्मूले के तरीके से इसको अगर आप निकालेंगे तो के अंदर त्वरण के हिसाब से, तो इसमें क्या हो जाता है v²/r। ठीक है, तो v तो सभी लोग जानते हैं, v क्या हो जाता है, वेग होता है, और r जो है त्रिज्या है। तो इससे भी निकाला जा सकता है, फिलहाल आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए एमटीएस में ही आया है, नॉर्मल सा है, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए बात। किलोवाट प्रति घंटा, सॉरी किलोवाट घंटा एक यूनिट है, इकाई है किसकी, तो किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का इकाई होगा। और कितने लोग गलत कर दिए भाई, शक्ति कितने लोग लगा दिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ किलोवाट होता तो शक्ति, किलोवाट घंटा है तो वो ऊर्जा है ना, यानी एकांक समय में किया गया कार्य है ना, और या एनर्जी खर्च करने की ये अनुपात होता है। तो यहाँ पे किलोवाट घंटा जो होगा ऊर्जा हो जाएगा, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल। किसी वस्तु का जो भार होता है ना, भार हमेशा भार जो होगा m मास गुणे और त्वरण। त्वरण क्या क्या मतलब क्या, उसमें गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा हुआ होगा, यानी कि उसमें उसका इंटू हुआ होगा। तो वो क्या होता है, हमेशा किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है सदैव। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ दिया है ऐसा, हाँ गुरुत्वीय त्वरण तो दे रखा है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है और यहाँ मास दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। समझ रहे ना, चलिए आगे। यानी आप जो अभी कोई भी चीज़ सामान लेते हैं ना, तो वो भार में लेते हैं, ना कि मास द्रव्यमान में नहीं। दूध को मध्य से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, तो हमेशा ये अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। उसके बाद पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, पहाड़ों पर जो जल होता है वो कम तापमान पर ही उबल जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है ना वायु दाब कम होती है। ठीक है, वायु दाब कम होती है। आगे चलते हैं, वो 100 डिग्री से कम पे ही उबलना शुरू हो जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अब यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता तो भी आपका सही होता है। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम भी है तो भी सही है ना। आर्किमिडीज का कोई सिद्धांत ही नहीं है, डूबने और बचाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रथम नियम तो जड़त्व ही है, और द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। ठीक, चलिए। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अपने देखिए यहाँ पे निम्न ताप का कोई मतलब नहीं है, निम्न ताप, निम्न वेग, अल्प दाब और अल्प घनत्व में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अल्प दाब मतलब वो जो है दाब कम लगा रहे हैं बादल, ऐसा इसमें कुछ बात समझ में आ नहीं रही है। यहाँ पे हो जाएगा उसका जो है ना, बादलों का घनत्व तो कम होता है, और जब घनत्व तो बढ़ता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर आने लगते हैं और एक्चुअल में बरसात होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अल्प घनत्व के कारण। आगे, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। देखिए कभी भी द्रव्यमान पर लोलक निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी लोलक की कालावधि जो है ना, लोलक मतलब ऐसा उसमें होगा ना तीर होती है, वो 1 सेकेंड फिर वापस 1 सेकेंड, है ना, तो यानी एक आवर्तकाल उसको पूरा करने में
यानी कि कितने समय लगते हैं, जैसे 1 सेकंड वापस 1 सेकंड, 2 सेकंड लगते हैं, तो 2 सेकंड उसको आवर्तकाल पूरा करने में लगते हैं। और उसकी लंबाई पर ही निर्भर करता है, क्योंकि उसमें अंदर वैक्यूम होता है, और वैक्यूम होने में कभी भी बाहर से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, देखिए यहाँ पे आयतन घटेगा। एक्चुअल में क्या है, बर्फ जब होता है तो उसका आयतन ज़्यादा होता है पानी से, और जब इधर आएंगे जब थोड़ा थोड़ा गर्म करना शुरू करेंगे, है ना, और 1 मिनट, डायरेक्ट घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 तक बोल रहा है सीधा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ये गलत हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री से 4 4 डिग्री सेल्सियस तक, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। हमें पता है पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सबसे ज़्यादा आयतन है। जब आयतन है तो घनत्व तो बिल्कुल नहीं है, और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन हमेशा क्या होता है, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। अब यहाँ आयतन ज़्यादा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घनत्व बढ़ गया है। वापस फिर अभी हम गर्म कर ही रहे हैं, 10 तक जाना हमें, 10 डिग्री सेल्सियस तक। और वापस यहाँ पे सबसे कम घनत्व था, उसके बाद इधर जाएंगे, फिर से घनत्व बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पे आएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले आयतन घटेगा या माइनस होगा, फिर वापस बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब घनत्व बढ़ेगा तो वहाँ पर हमेशा आयतन घटेगा। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। और पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार कब शून्य नहीं होगा भाई, तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य नहीं होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य नहीं होगा, अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। यहाँ पे देखिए भार की बात कर रहा है, भार वहाँ शून्य नहीं होगा जहाँ पर ग्रेविटी शून्य नहीं होगी, है ना। स्वतंत्र गिरने के दौरान, स्वतंत्र गिरने के दौरान ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही, कहाँ गिरने के लिए कह रहा है, स्पेस में या कहाँ, है ना। और मुझे लग रहा है ये स्पेस की बात कर रहा है, नहीं तो अब यहाँ पे चूंकि केंद्र पे हमें पता है ग्रेविटी कम लगता है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो भार शून्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रेविटी है। अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो भार भी शून्य हो जाएगा, है ना, जो फोर्स होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब, चंद्रमा की सतह से लाया गया है, इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। दैट इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित होंगे, नहीं। दोनों द्रव्यमान एवं भार वही रहेंगे, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर दूसरा होगा। कैसे, ये क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए किसी भी वस्तु का या पिंड का जो मास होता है वो हमेशा बराबर रहेगा, सदैव। द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं, चाहे आप उसे चंद्रमा पे ले जाएं या आप सूर्य पे लेके जाएं, मंगल पे लेके जाएं, पृथ्वी पे रखें, उससे कोई लेना देना नहीं है। बदलता क्या है, बदलता है उसका भार। और भार में क्या हमें पता है कि ग्रेविटी का गुणनफल होता है, और ग्रेविटी कम होगा, जैसे 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भार जो है चंद्रमा पर जो 6 किलो का वस्तु है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर 1/6 होता है, या हम कहें तो पृथ्वी पर जो 60 किलोग्राम का है, तो पृथ्वी चंद्रमा पे जाने के बाद 10 kg का होता है। इसका रीज़न है कि इसकी ग्रेविटी 1/6 होती है, तो ग्रेविटी होती तो है ना। तो देखिए वहाँ पे जो भार है वो कम हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कम या ज़्यादा है। लेकिन द्रव्यमान हमेशा कभी भी कहीं भी क्या होगा, बराबर रहेगा। इसलिए इसका भार परिवर्तित होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। क्लियर, आगे क्या बोल रहा भाई।
चिमटा यानी कि फायर टोन्स और किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ये बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप उत्तोलक पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो चिमटा जो है ना, तीसरे प्रकार का उत्तोलक है, ये ध्यान देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। यानी कि जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसमें आयाम आयास है ना, आलम्बन सॉरी आयाम नहीं, आयास होता है और इसका कुछ संबंध बताया जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन से किस श्रेणी में आता है। आगे चलते हम लोग। कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात क्या है? तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखिए बात विस्थापन की हो रही है। अब हमें यह समझना होगा विस्थापन होता क्या है। तो विस्थापन क्या है? कभी भी किसी वस्तु को आप यहाँ से यहाँ तक ला देते हैं, कैसे लाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये वाली दूरी उसकी विस्थापित हो जाएगी, है ना, तो ये विस्थापन होता है। और यहाँ बोला कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुँचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। उस h तक पहुँचा और फिर वापस पृथ्वी की ओर लौट आया। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक, तय की गई दूरी तक बोला है। विस्थापन का अनुपात क्या है? और यहाँ पर जो है अनुपात की बात बोल रहा है। एक्चुअल में यहाँ जहाँ से गया था और वहीं वापस लौट आता है तो शून्य होता है। एक्चुअल में कोई भी चीज़ यहाँ से भेजिए वहीं ला दीजिए तो ये तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस अनुपात में समझना है। तो इसका अनुपात जो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुपात का अनंत, ठीक है। पूछिए क्यों? यहाँ से आया यहाँ तक आया, कितना हुआ? 0। और 0 का यहाँ पे साफ साफ अनुपात बोला है। अनुपात का मतलब होता है बटा करना। तो इसका अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा ना। तो 1/0 हो जाएगा। तो 0 से आप कभी भी डिवाइड करिए। अनुपात 1 था, इसके नीचे 1 था, किसी भी कोई भी अंक हो, डिजिट हो, उसके नीचे 1 होता है। तो उसको जब हम लोग अनुपातिक वैल्यू में लाएंगे, यानी कि संख्या को पलटते हैं या बटे में लाते हैं, तो बटे में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, तो इसका अनंत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और दोनों, और इधर उत्प्लावकता दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण दोनों में प्रतिक्रिया होता है तभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा। और फिर से समझ लीजिए पिंड का वजन बोला है भार, ठीक है। तो हम लोग पता है गुणनफल होता है m/g, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। एक पहिया ठेला, ठेला किसके उदाहरण है? पहिया ठेला। अब देखिए वही वाला जो था चिमटा वाला उसी से संबंधित है और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होता है। तो ये जो हो जाएगा इसको भी आपको ध्यान ही रखना है। ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका श्रेणी दूसरे के लीवर के तरीके से, ठीक है, जो पहिया ठेला होता है वो। ओके। और उसके तहत अगर हम कहें जो दूसरे श्रेणी के लीवर होते हैं या हम कहें तो उत्तोलक होते हैं, वो के कौन कौन से हो जाएंगे? मान लीजिए नाखून काटने वाली चीज़ें, है ना, गाड़ी खींचने वाला जो पहिया होता है वो, बोतल खोलने वाला जो एक आता है ना उसमें लॉक खोला जाता है वो, स्टेपलर, ये सब चीज़ें जो हो जाएंगी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। ये इन कुन चीज़ों को जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसमें कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कम मसला होता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट से एक बार समझ लेंगे तो हो जाता है। अब क्या है? इनर्शिया, फोर्स
और विस्कस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और हाँ, इसका क्या हमें देखना है, इसका हो जाएगा इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट क्या है परिभाषा से तो ये याद रखेंगे। रेनॉल्ड संख्या जो हो जाएगी इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का अनुपात होता है, अनुपातिक मान होता है। जब वायुदाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए, अचानक से वायुदाब मापी का पाठ्यांक यानी कि जो उसमें सिस्मोग्राफ वाला माहौल हो, तो यह किस बात का संकेत देता है? अचानक से गिर जाए, है ना। तो देखिए आंधी तूफान आने लगता है, तब अचानक से पारा नीचे क्यों गिर जाए तो वो हो जाएगा आंधी तूफान आने वाला है। और वो नॉर्मल तरीके से ऊपर की ओर बढ़े तो कहेंगे मौसम साफ होने वाला है। ठीक है, मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए, इसमें क्या ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दबाव क्या होता है जब ऊंचाई हाइट बढ़ती है? तो देखिए, जब भी हाइट बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब हमेशा क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। इसका कारण क्या है? जैसे ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ है, थोड़ा लगे भी अर्थ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है क्षोभमंडल, ध्यान से देखिएगा, क्षोभमंडल, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो ये हमारे इतने मंडल हैं। तो इसमें जो है ना क्षोभमंडल, ये लास्ट वाला, इसी में लगभग 95% जो है सारी गैसेस यहीं पे हैं। और बचा हुआ समताप मंडल में हमें पता है ओजोन लेयर पाई जाती है ना, O3, जिसको हम लोग डाप्सन में मापते हैं। उसका जो मापने का इकाई होती है डाप्सन होती है। तो आप समझ रहे हैं जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे। और वायुमंडल में, अब आयन मंडल में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं, जो भी तत्व होते हैं ना वो आयनित अवस्था में होते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए आयन मंडल आप जानते हैं वहाँ पे सबसे यहाँ वाला जो पार्ट होता है आयन मंडल का, यहाँ पे रेडियोधर्मिता वाले सारे काम होते हैं, है ना। तो जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं तो ये आयन मंडल की वजह से है ना, सैटेलाइट वगैरह वहीं पे सेट किए जाते हैं। तो चलिए वो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो अलग की बात है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर की ओर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? गतिज ऊर्जा का उपयोग कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना। यहाँ साफ साफ ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है। और यहाँ कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पैडल चलाना थोड़ा सा ज़्यादा ठीक नहीं महसूस हो रहा है ना। और हमें पता है गतिज ऊर्जा जो हो जाता है, क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। अभी हम लोग पहले भी बात किए थे, हाफ mv²। यहाँ पे कुछ ये भी नहीं होगा। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने को पीसना, झील में नौका चलाना। यहाँ पे जो सबसे बेहतर जो आंसर है यही हो जाएगा तीसरा, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने को पीसना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, अच्छा आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। 25 तक हो गया और लग रहा है कई पार्ट बनेंगे, आधे घंटे का भी वीडियो भी हो गया। तो इस वीडियो को यहीं होल्ड करते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और धीरे धीरे आपको लगभग सारी क्लासेस जो है अवेलेबल होने लगेंगी। और आपकी अपनी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।